हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। आज हम लोग मशीन का पार्ट थर्ड देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें लिस्ट वन दिया हुआ, लिस्ट टू दिया हुआ। इसमें देखना डीसी मोटर। डीसी मोटर का क्या होता है, इसमें डीसी मोटर का यहाँ पे हो जाता है उसका जो होता है स्पीड और टॉर्क का मेरा कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है। डीसी जनरेटर से क्या होता है मेरा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसमें लोड लगा हुआ था तो लोड मेरा बाहर टर्मिनल पे लगता है, तो वहाँ पे हम लोग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। और फिर मेरा अल्टरनेटर की बात किया है, अल्टरनेटर से मेरा भी कर पता चलता है। और मेरा इंडक्शन मोटर मेरा सर्कल डायग्राम। तो राइट आंसर इज सी। ओके, और ये जो है सीरीज वो एसएससी जेई यूपीपीएससी एई वाइजैग एनएलसी पीजीसीआईएल, एनएलसी हो गया और पीजीसीआईएल और मेरा यूपीपीसीएल और भी जितने इलेक्ट्रिकल जो स्टेट के हैं वो सारे के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इसे कवर करने के बाद मशीन के बाद हम लोग पावर सिस्टम और जो भी हम लोग नॉन टेक्निकल भी अपना आ रहा है। ठीक है, नॉन टेक्निकल का सो जिसमें क्योंकि आजकल सब में नॉन टेक्निकल पूछे जा रहे हैं तो नॉन टेक्निकल का भी रहेगा, जीएस रहेंगे। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करेंट अफेयर्स। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन एक्ट्स एज है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्या है, मतलब हर एक टर्म, हर एक शिफ्ट, हर एक एग्जाम में ये इस तरह पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, 13 ये सब में आते रहते हैं, 17 में भी आया ये सब। देखिए तो इसका राइट आंसर होगा मेरा आइदर ए और बी। मतलब इन्वर्टर भी होता है, रेक्टिफायर भी होता है, लेकिन बहुत लोग होता है सिर्फ रेक्टिफायर मार कर आ जाएंगे, टिक करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोला डीसी मशीन, तो आपको पता होना चाहिए जो डीसी मशीन में डीसी जनरेटर क्या करता है, स्टार्टिंग में जब हम प्राइम मूवर से रोटेट करते हैं तो वो एसी मेरा वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद कम्यूटेटर होने के बाद वो डीसी जाता है, तो एज ए डीसी जनरेटर में वो रेक्टिफायर की तरफ वर्क करेगा और डीसी मोटर में अपना एज ए इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि डीसी मोटर में हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, तो डीसी से वहाँ पे मेरा कम्यूटेटर तक जाता है, लेकिन कम्यूटेटर के बाद वो मेरा एसी जाता है। उसके बाद से वो मेरा फ्लैक्स जो है मेरा इंड्यूस होता है, उसके बाद वो मेरा रोटेट करने लगता है। तो मोटर में मेरा इन्वर्टर की तरह एक्ट करेगा और जनरेटर में मेरा रेक्टिफायर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, 48 का मेरा राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम। चलिए यहाँ बोला द पर्पस ऑफ यूजिंग डमी कॉइल इन डीसी मशीन इज। तो डीसी मशीन में हम लोग जो है ये डमी कॉइल का यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वो मेरा मैकेनिकली स्टेबिलिटी लाने के लिए हम लोग जो है डमी कॉइल का यूज करते हैं। ठीक है, ब्रिंग मैकेनिकल बैलेंस इन आर्मेचर। ओके, तो ये मेरा राइट आंसर ही सी हो जा रहा है। ये मेरा CIL में पूछा गया है प्रीवियस ईयर 2017 वाले CIL में, और SSC का तो है ही। तो इस तरह क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम लोग ये 4 पोल DC मशीन विथ वेव ऑन आर्मेचर द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड इज। तो इतना पता है कि आपको वेव वोंड में जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होती है वो होती है मेरी 2। तो जितने नंबर ऑफ पैरेलल पास उतने नंबर ऑफ ब्रशेस यूज होंगे, तो राइट आंसर इज ए, मतलब 2। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। चलिए यहाँ बोलेगा फंक्शन ऑफ इंटरपोल इन डीसी मशीन इज टू इम्प्रूव कॉम्पिटिशन। राइट आंसर इज, देखिए अगर बेसिकली देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब चारों सही है। लेकिन इसमें जो अप्रोप्रिएट सबसे ज़्यादा सही क्या, ये है मेरा इम्प्रूव कॉम्पिटिशन। सबसे पहले ये होता है और बेसिकली इसी के लिए ही यूज किया जाता है इंटरपोल्स। उसके बाद ये अगर अच्छा हो जाएगा तो मेरा वहाँ पर जो है हीटिंग कम होगी। उसके बाद फिर मेरा इस चारों का चारों बेनिफिशियल हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे बेस्ट है वो मेरा इम्प्रूव कॉम्पिटिशन। बेसिकली इसी के लिए ही लगाया जाता है। इसके बाद जो भी मेरा बेनिफिट हो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग इसे कम करने के लिए, मतलब इम्प्रूव कॉम्पिटिशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो इंटरपोल का यूज करते हैं डीसी मशीन। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन वो मेरे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। ये कहीं मतलब पढ़े हो तो बनेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। याद है तो बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या है, द कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ डीसी मशीन और मेड ऑफ। जो मेरा कम्यूटेटर होता है उसका जो डीसी मशीन का वो किससे बना होता है, तो राइट आंसर मेरा बी, हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरा हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग इसको। चलिए नेक्स्ट बोला टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। चलिए इसका राइट आंसर आपको खुद देना होगा, मतलब ए या बी या सी या डी आपको खुद से
देना होगा, कमेंट करके आप इसे बता सकते हैं या डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, जो भी करेक्ट होगा उसे कमेंट करके बता दें। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग, चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर वेल्डिंग पर्पस द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर यूज शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग। ठीक है, तो मेरा जो वेल्डिंग पर्पस के लिए जो होते हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस तरह के रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको खुद से देख लेते हैं एक बार। बोला गया कि बिल्डिंग पर्पस में मेरे को रिक्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है। तो बिल्डिंग पर्पस में जो रिक्वायरमेंट होता है वो मेरा कि हीटिंग होती है, जिससे मेटल जो है मेरा वेल्ड होता है, मतलब मेल्ट होता है और फिर वो जुड़ जाता है, तो वहाँ पे वो वेल्ड हो जाते हैं। सबसे पहले ये देखना है। ठीक है, तो सब मेरे को हीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, टाइम के अनुसार जो भी है, तो आई स्क्वायर आर, तो सबसे ज़्यादा आई मेरे को कहाँ मिलता है, तो आई कौन से ट्रांसफार्मर में मिलता है। ऑब्वियस बात है, जहाँ मेरा लो वोल्टेज हो वहाँ पर मेरा करंट जो होगा वो हाई आएगा। तो राइट आंसर इज सी, लो वोल्टेज हाई करंट। ओके, लो वोल्टेज चाहिए और मेरे को हाई करंट चाहिए, तब जाके मेरा वो वेल्ड होगा। तो राइट आंसर इज सी। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ बोला कॉम्पिटिशन कंडीशन एट फुल लोड ऑफ लार्ज डीसी मशीन कैन बी इफिशिएंटली चेक्ड बाय, यहाँ पे टेस्टिंग की बात हो रही है। ओके, तो जो मेरा कॉम्पिटिशन कंडीशन को अगर चेक करना रहता है मेरा फुल लोड पे लार्ज डीसी मशीन में, तो उसे कौन से टेस्ट पे करते हैं ये पता होगा तो बनेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा देखना होता है, क्योंकि जो जितने भी जेई और एई में होते हैं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं टेस्टिंग से। प्रैक्टिकल जितने होते हैं ना उससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं एक दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी मेरा, हॉपकिंसन टेस्ट। ओके, अभी हम चलिए यहाँ न्यूमेरिकल है बोला था, ईएमएफ इंड्यूस इन डीसी शंट जनरेटर इज 230 वोल्ट। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 दे दिया, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस दे दिया, और जो भी है 0.1 ओम। इधर आर्मेचर करंट यहाँ आई ए दे दिया मेरा 100 एम्पियर। सोचो 100 एम्पियर है, और यहाँ पे डिसीजन जनरेटर इज 230 इंड्यूस दे दिया मेरे को, ई दे दिया यहाँ पे 230 वोल्ट। भी पूछा नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। क्या करना है, सिंपल, भी इज इक्वल टू ई एम माइनस आई ए आर ए। ई ए अपन का 230 माइनस आई ए 200, आर ए 0.1 कटा 230 में से 20 जाएगा 210। अब देखते हैं राइट आंसर, राइट आंसर इज बी। ओके, बिल्कुल ही जी। देखिए एग्जाम में तो भी और ई का जो है बैक को फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद रख के जाना है। ठीक है, ये सब डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए फिर देखिए, ये क्वेश्चन जो 2013 में भी आ चुका था, मतलब डायरेक्ट नहीं आया लेकिन इसी तरह क्वेश्चन आ चुका था। 14 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, हर एक ईयर ये फिक्स है। क्या बोल रहा है, द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी जनरेटर एक्ट्स एज, यहाँ मेंशन कर दिया डीसी जनरेटर। जनरेटर में मेरे को पता क्या होता है, जनरेटर में मेरे जो है वो एज ए रेक्टिफायर वर्क करता है। राइट आंसर इज बी। ठीक है, हम लोग प्राइम ओवर सपोज कीजिए जनरेटर है, प्राइम ओवर को रोटेट करते हैं, यहाँ मेरा मैग्नेटिक रहता है, ये मेरा यहाँ कट करता है, लिंक होता है, तो यहाँ पे जो मेरा एसी प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेरे को डीसी जनरेटर है तो डीसी चाहिए होता है, तो उसके बाद एक कम्यूटेटर से होकर पास होता है, तो यहाँ जो आउटपुट मिलता है वो प्लस माइनस मतलब डीसी। तो ये बताइए एसी टू डीसी कन्वर्टर को क्या, कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो राइट आंसर इज बी। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है मोटर। मोटर में हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, कम्यूटेटर से होने के बाद यहाँ पे मेरा एसी हो जाता है, तब जाके वो मेरा अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है तब जाके मेरा कट करता है और रोटेट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ बोला गया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लीकेबल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड होता है वो मेरा राइट आंसर डीसी मोटर के लिए। अब बोला जाए राइट हैंड के लिए तो वो मेरा डीसी जनरेटर के लिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड बोला गया, राइट आंसर डीसी मोटर। ओके, चलिए यहाँ बोला गया 150 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.4 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए दे दिया 0.4, हैज़ बैक ईएमएफ, ई मेरे को दे दिया 140 वोल्ट। आर्मेचर करंट अब पूछ रहा आई ए
बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पे 150 वोल्ट दे चुका है मेरे को, भी दे दिया। तो बनाते हैं E इज इक्वल टू, मेरे मोटर का बात हो रहा है, E इज इक्वल टू V माइनस आई ए आर। ई है मेरा 142, भी मेरा 150, यहाँ माइनस आई ए आर, यहाँ पे 0.4 दिया था शायद, देख लेते हैं। 0.4 ओम। तो आई ए नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ पे -8 इज इक्वल टू माइनस आई ए 0.4, माइनस से माइनस कट गया। आई ए इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 0.4, मतलब 10 टू मतलब 20 एम्पियर। ऑप्शन देखते हैं, राइट आंसर इज सी। यहाँ पे सी हो जाएगा 20 एम्पियर। चलिए यहाँ बोलेगा एज कम्पेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 डायोड द 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है द डोमिनेट एडवांटेज। बोल रहा है कि जो 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो मेरा कब एडवांटेज क्यों करता है फुल वेव ब्रिज से। हालांकि ये मेरा मशीन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया है, तो चलिए बना लेते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो मेरा फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। आई होप पता होगा, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे। नहीं पता तो एक बात ध्यान रखिए, जो मेरा फुल वेव होता है उसमें मेरा 2 डायोड यूज होता है, ठीक है। ऐसे रहता है, रुकिए मैं बता नहीं दे रहा हूँ। ऐसे होता है, एक इसका अपोजिट होता है, ठीक है। इस तरह से रहते हैं अपन का, ठीक है। और मेरा जो ब्रिज वाले रहते हैं वो 4 रहते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ एक यहाँ डायरेक्शन देख के उसमें रहता है एक, और यहाँ से मेरा आउटपुट रहता है। तो ब्रिज वाले में 4 रहते हैं और फुल वेव में 2 रहते हैं। तो इसका जो होता है कि PIV एक होता है, ठीक है, इन्वर्स वोल्टेज, ठीक है, पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो जो पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है ना वो फुल का वो 2 टाइम्स रहता है मैक्सिमम का। और ब्रिज में PIV जो ब्रिज डायोड उसमें VM रहता है। तो इसमें जो मेरा पीक इन्वर्स रहता है और जो मेरा पीक रहता है वो दोनों सेम ही होता है। जो मेरा मैक्सिमम VM वही मेरा ये, तो ये मेरा आइडियल रहता है, अच्छा रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज कर जाता है। तो राइट आंसर इज यहाँ पे जो हो जाएगा 6, लोअर पीक इन्वर्स वोल्टेज रिक्वायरमेंट, ठीक है। पीक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ बोला गया है द वायो सावर्ट लॉ इज जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ द राइट आंसर इज मेरा डी एम्पियर्स लॉ। ओके, जो वायो सावर्ट है वो मेरा एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। बोला गया 2 DC सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ड्रॉन करंट आई। 2 मोटर अगर सीरीज में कनेक्टेड थे तो करंट मेरा आई ले रहे थे, ओके। और क्या बोला, सप्लाई एंड रन एट स्पीड एन, और जो है एन स्पीड से दोनों रन कर रहे थे, AVN। When the same 2 motors are connected in parallel taking current I from the supply, the speed of each motor will V, ठीक है। अब बोला कि जो वही मोटर है, सेम मोटर है, उन दोनों को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया, यहाँ से आई आ रहा है तो यहाँ आई आएगा, तो यहाँ I/2 आएगा, यहाँ I/2 आएगा, सेम है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो मेरा ओमेगा स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरा IA करंट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा करंट हाफ हो गया है दोनों में, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब स्पीड जो है मेरा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 2N, राइट आंसर इज C, ठीक है। नेक्स्ट बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर है द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा DC सीरीज मोटर। ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर है द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, राइट आंसर है DC सीरीज मोटर। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ बोलेगा लो वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड नियर टू द कोर इन द केस ऑफ कंसेंट्रिक वाइंडिंग बिकॉज। देखिए 2 तरह के आपको पता होते हैं ट्रांसफार्मर। अब बोला गया कंसेंट्रिक में इसमें ऐसे रहता है, एक वाइंडिंग इसी पे और एक दूसरी वाइंडिंग भी इसी के ऊपर होते हैं,
ठीक है, ऐसे रहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बोला कि लोअर वाले को नीचे क्यों रखते हैं, ठीक है, कोर के पास क्यों रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना मेरे को हाई वोल्टेज रहेगा उसको इंसुलेट करने के लिए, कोर को इंसुलेट करने के उतनी ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम लोग कोर के पास जो है लो वोल्टेज की इंसुलेशन रखते हैं ताकि मेरा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम होता है। राइट आंसर इज इट रिड्यूस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हाँ बोला स्टेप्ड कोर यूज इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस, तो राइट आंसर इज वॉल्यूम ऑफ कॉपर। ठीक है, ठीक है, स्टेप्ड कोर जो हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर में, कॉपर के वॉल्यूम को रिड्यूस कर सके हम लोग। देखिए ये रिपीट फिर से हुआ 2014 में भी बोला क्या, द ट्रांसफार्मर यूज इन ए वेल्डिंग सेट। कौन सी ट्रांसफार्मर यूज होती है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, क्या था कि जो मेरे को लो वोल्टेज एंड हाई करंट दे। तो लो वोल्टेज हाई करंट कौन से देती है, ऑब्वियस बात है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इधर पे मेरा हाई वोल्टेज लो करंट रहेगा इनपुट में, आउटपुट में मेरा क्या मिलेगा, लो वोल्टेज हाई करंट। हाई करंट क्यों नीड होती है, क्योंकि मेरे को जो मेटल होते हैं उसे मेल्ट करनी होती है, फिर मेल्ट करने के बाद दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, वेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, चिपके हुए रह जाते हैं, इसलिए मेरे को लो वोल्टेज हाई करंट की नीड होती है। नेक्स्ट चलिए यहाँ बोला गया 10 ओम रेजिस्टिव लोड इज टू बी impedance matched by transformer to a source with 6250 ohm of internal resistance. The ratio of primary to secondary turn of the transformer should be। ठीक है, बोला है कि 10 ओम का रेजिस्टिव लोड है, ठीक है, उससे हम लोग 6250 ओम के इंटरनल रेजिस्टर से मेरे को कनेक्ट करना है। तो उन दोनों का मेरे को इम्पीडेंस मैच करना होगा, इम्पीडेंस मैचिंग करना होगा। तो इम्पीडेंस मैचिंग करने के लिए उस जो इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर है उसकी टर्न्स और रेशियो क्या होनी चाहिए, मतलब टर्न्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फार्मूला क्या आपको पता भी होना चाहिए, ये होता है आप लोग का RTH जो मेरा इज इक्वल टू ए स्क्वायर RL। ए स्क्वायर क्या होता है, ये मेरा होता है टर्न रेशियो, RL मेरा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, RTH जो है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, थेवेनिन जिसे बोलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरनल क्या है 6250 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मेरा टर्न रेशियो है। ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी रहता है टर्न रेशियो इनटू RL मेरे को लोड कितना 10 ओम का। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, 6250 डिवाइडेड बाई 10 क्या निकलेगा, 0 0 कटा, नेक्स्ट 6250। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6250, तो ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 6250, मतलब 21 का सॉरी 6250 तो 0 कैंसिल हो ही गया। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर 625 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा आ गया 25। ओके गॉट इट, तो राइट आंसर इज ए 25। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, इसे भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। 625 मेरा ए स्क्वायर आया था। ठीक है, चलिए यहाँ बोला द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ठीक है, आर wound on the top of each other in order to reduce। ठीक है, जो हम लोग इस पे और इसके ऊपर करते हैं वाइंडिंग, वो हम लोग क्यों करते हैं, एक तो पहले हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले, वो हम लोग क्यों करते हैं, आइसोलेशन को इंसुलेशन को कम करने के लिए। इंसुलेशन होती है वो कोर पे होती है, और एक और रीज़न होती है कि वो एक दूसरे से एकदम जुड़े रहे, चिपके हुए रहे। ठीक है, मतलब कि जो फ्लक्स प्राइमरी टू सेकेंडरी जा रही है या फिर सेकेंडरी टू प्राइमरी जो भी जा रही है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिंक करे उससे। ठीक है, तो मैक्सिमम लिंक मतलब कि लीकेज जो है वो मेरा कम हो जाए, तो लीक जो है कम करे, तो मतलब लीकेज रिएक्टेंस मेरा कम हो, तो रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस। राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर द नो लोड इनपुट पावर टू ए ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू। ठीक है, तो नो लोड बोला गया, नो लोड में क्या होता है, नो लोड में मतलब ट्रांसफार्मर पे कोई मेरा लोड नहीं होता, तो करंट यहाँ पे 0 होता है, तो करंट 0 मतलब कॉपर लॉस 0, तो ओनली आयरन लॉस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए
द नो लोड प्राइमरी करंट आई नोट इज अबाउट, ये पता होना चाहिए 3 to 5% ऑफ फुल लोड। देखिए जो नो लोड मेरा ट्रांसफार्मर का होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू फुल। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा डी 3 to 5%। ठीक है, तो टुडे के लिए, आज के लिए इनफ है। ठीक है, कल से अपन लोग का, ठीक है, क्या रहेगा, नॉनटेक एसएससी का जो मेरा, देखिए एसएससी जेई का अगर स्पेशली बात किया जाए तो उसमें बेसिकली क्या होता है 100 मार्क्स, 100 मार्क्स ये टेक्निकल हम लोग कर ले रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये 100 मार्क्स, तो यहाँ पे 50 का मेरा जीएस जीए रहता है, मतलब जीके जीएस, और 50 रीजनिंग। तो रीजनिंग का तो 40 to 45 ला सकते हो। रही बात 50, वो हम लोग कल से ओनली MCQs, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ MCQ चलेंगे। उसमें हम लोग मैक्सिमम 50 MCQ, मतलब 40 to 50 MCQ डेली रहेगा। ठीक है, 50 to अप टू 50 रहेगा। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, ठीक है, जीएस में प्लस सीए। तो देखिए आप लोग को भी पता है कि आजकल ये सब की थोड़ी सी वैल्यू कम है, वैल्यू ज़्यादा किसके, सीए के, करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, ये आपको 25 में 15 आएंगे, मैं लिख कर दे रहा हूँ। एक बार हम लोग वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और कैसे जो एग्ज़ाम्स है क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन, तो हम लोग इसी को ध्यान में रख के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे, और हिस्ट्री पॉलिटी का इतना करा दिया जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना होगी। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।